हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं और अवतल दर्पण द्वारा एवं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब भी बनाना सीखेंगे और कितने प्रतिबिंब बनते हैं ये भी हम सीखेंगे। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं। तो देखिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के हमारे 3 नियम होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक बारी बारी से सीखेंगे। देखिए, प्रथम नियम क्या होता है। देखिए, ये हमारा दर्पण है, ये भी दर्पण है। ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये हमारा उत्तल दर्पण है। यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ हमारा अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ हमारा बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए, ये जो बिंदु है ये हमारा ध्रुव कहलाता है, ये हमारा मुख्य फोकस कहलाता है और ये हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम CF और P से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो रेखा होती है ये हमारी मुख्य अक्ष होती है। ये हम सभी ये डिटेल जितना है इसमें गोलीय दर्पण में हम अपने पिछले वीडियो में सभी को हम समझा चुके हैं। तो देखिए, प्रथम नियम क्या होता है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किसी किरण को भेजते हैं तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब हमारी प्रकाश की किरण जाती है तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मुख्य फोकस से क्या होती है, ये आती हुई प्रतीत होती है। समझ लीजिए, ये मुख्य फोकस से यहाँ से ये आती हुई प्रतीत होती है। तो हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये हमारा प्रथम नियम हो गया। देखिए, प्रथम नियम को हम परिभाषित भी इसी प्रकार किए हैं। ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर दोनों दर्पण में देखिए प्रकाश की किरणें जा रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, यानी कि मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमारा प्रथम नियम हो गया। देखिए, एकदम सरल है, सिर्फ समझिए, बस समझना बहुत जरूरी है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दोनों दर्पण में, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, इसमें प्रतीत होती है कि हाँ, ये मुख्य फोकस से हमारी आ रही है। ठीक है, तो हमारा प्रथम नियम हो गया। आइए हम द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है। देखिए, हमारा उत्तल दर्पण बना हुआ है, ये नहीं, ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये हमारा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखिए क्या होता है इसमें जस्ट उसी का अपोजिट हो जाएगा बस। ठीक है, यानी कि इसमें मुख्य फोकस से होकर किरण को भेजेंगे या मुख्य फोकस की ओर भेजेंगे। तो जब ये परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। देखिए, चित्र बनाते हैं हम। ये देखिए, हम मुख्य फोकस से किरण को भेज दिए। ठीक है, और इसमें मुख्य फोकस की ओर भेज दिए। समझ लीजिए, किरण हमारी मुख्य फोकस की ओर जा रही है। इसमें क्या हो रही है, जा रही है, इसमें चली गई है। ठीक है, यानी कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जस्ट उसी का अपोजिट, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए, जस्ट उसी प्रथम नियम का द्वितीय नियम उसी का अपोजिट है बस। यानी कि मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी को हम परिभाषित भी किए हैं सेम टू सेम इसी प्रकार कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, ठीक है, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हमारा द्वितीय नियम हो गया।
गया। आइए अब हम तृतीय नियम देखते हैं इसका। तृतीय नियम क्या होता है कि इसमें प्रकाश की किरण क्या होती है, ये हमारा सी क्या है, वक्रता केंद्र होता है। तो जो हमारे प्रकाश की किरण सी से होकर जाती है या सी की ओर जाती है, तो उसी माध्यम में क्या होती है, ये वापस लौट जाती है। उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। आइए चित्र बनाकर देखते हैं कि प्रकाश की किरण हम देखिए इसमें वक्रता केंद्र से गुजार दिए या वक्रता केंद्र की ओर गुजार दिए। ये देखिए ये जा रही है, इसमें हमारी कहाँ गई, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण। इसको नीक से समझिएगा कि हम कहते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने पर वाली प्रकाश की किरण तो अवतल दर्पण में हो जाएगा, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण तो उत्तल दर्पण में हो जाएगा। तो उसी माध्यम में क्या होती है, ये वापस लौट जाती है, हमारे प्रकाश की किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये हमारा तृतीय नियम हो गया। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये हमारा तृतीय नियम हो गया। और जो होता है दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के हमारे 3 ही नियम होते हैं। ये नियम को आप समझ लीजिएगा, जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसी तीनों में से किसी 2 का यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रतिबिंब हम नियम 3 होते हैं लेकिन यूज सिर्फ 2 ही होते हैं प्रतिबिंब बनाने में। देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें 6 प्रतिबिंब बनते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, यानी कि वस्तु को हम अनंत से रख देंगे, अनंत से प्रकाश की किरण आएंगी और उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच पर रखेंगे, फिर फोकस पर रखेंगे, फिर फोकस और ध्रुव के बीच पर रखेंगे। यानी कि इसमें हमारा 6 प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। तो आइए बनाते हैं, लेकिन समझिएगा कि जो नियम हमारे 3 होते हैं उसमें से इसमें सिर्फ 2 ही नियम लगेगा। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पास बनेगा, यानी कि स्थिति क्या होगी, प्राकृतिक क्या होगी और आकार क्या होगा, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो इसी प्रकार पूछा जाता है। तो सबसे पहले अनंत पर वस्तु को रखते हैं, तो देखते हैं कि कहाँ पास इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें 2 नियम लगाते हैं। तो 2 प्रकाश भेजते हैं। सबसे पहले तो हम मुख्य फोकस से एक प्रकाश भेजते हैं। थोड़ा स्केल का यूज कर लें। मानिए हम अनंत से कोई प्रकाश आ रही है, समझ लीजिए ये हम मुख्य फोकस से एक किरण आई और दूसरा हम नियम लगा देते हैं वक्रता। समझ लीजिए जो अनंत मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण जाती है तो वो कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हमारी समांतर हो गई है, ये देखिए, यानी कि अनंत से कोई किरण आई मुख्य फोकस से तो टकराने के बाद समांतर हो गई। इसमें हम प्रथम नियम का यूज कर दिए हैं और दूसरा नियम हम लगा देते हैं वक्रता केंद्र से। जो प्रकाश वक्रता केंद्र से आती है वो क्या होती है, यानी कि वक्रता केंद्र से जो जाती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये हमारा तृतीय नियम हो गया। अब देखिए इसमें हमारी प्रकाश कहाँ पास मिल रही है, तो देखिए यहाँ पास मिल रही है ना जी। तो देखिए प्रतिबिंब हमारा यहीं पास बनेगा। ये देखिए प्रतिबिंब बन गया। बना कैसे, उल्टा बना। आभासी है कि वास्तविक है तो वास्तविक बना। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्थिति देखते हैं। तो स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति देखिए। तो स्थिति सबसे पहले इसका कहाँ पास बना है, तो फोकस तल पर बना हुआ है। कहाँ, फोकस तल पे बना हुआ है। प्राकृतिक मतलब वास्तविक है या आभासी है। तो देखिए वास्तव में मिल रही है तो ये हमारी वास्तविक है, वास्तविक। और आकार क्या है कि वस्तु से उल्टा है। कैसा है, उल्टा। और कहाँ पास प्राप्त होती है, फोकस तल पर। और देखिए कि
ये जो हो प्रतिबिंब है ये वस्तु से छोटा है कि बड़ा है। तो देखिए जो अनंत से वस्तु हमारी आ रही है तो वस्तु हमारी बहुत बड़ी है, तो प्रतिबिंब क्या है कि छोटा ही है, तो हम लिखेंगे छोटा। यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी स्थिति कहाँ पास प्राप्त होती है, फोकस तल पे। प्रकृति क्या है, वास्तविक है। आकार क्या है, उल्टा और वस्तु से छोटा है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु रखेंगे तो कहाँ पास बनेगा। देखिए अब वस्तु को ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच पर रखेंगे, यानी कि समझ लीजिए ये हमारी वस्तु है, ये और बी हमारी वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पर रखी हुई है। अब इसमें दो नियम हम लगा देंगे, स्केल का प्रयोग करके दिखाते हैं कि एक प्रकाश तो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, समझ लीजिए ये प्रकाश गई। अब ये कहाँ से होकर जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो वे प्रकाश की किरणें जो होती है मुख्य फोकस से होकर जाती है। समझ लीजिए ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, इसमें ये वाला नियम लग गया। अब एक नियम और लगाएंगे जो वक्रता केंद्र से लगाएंगे। अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है, समझ लीजिए वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गई, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। अब देखिए यहाँ पास हमारी प्रकाश की किरण मिल रही है तो यहाँ पास हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ लीजिए ए डैश और बी डैश हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति कहाँ पास बना हुआ है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच पर बना हुआ है। तो इसकी स्थिति हम लिख सकते हैं कि सी और एफ, यानी कि वक्रता केंद्र और एफ के बीच, ठीक है। और देखते हैं प्रकृति कैसी है, अगर वास्तव में मिल रही है प्रकाश की किरण तो वास्तविक होगा, तो ये वास्तव में मिल रही है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वास्तविक। और इसका आकार कैसा है, तो वस्तु से देखिए छोटा है और उल्टा है, तो लिख सकते हैं उल्टा और छोटा। देखिए दो स्थिति को तो हम जान गए, पहला जो अनंत पर वस्तु होती है, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पर वस्तु होती है। आइए अब देखेंगे कि वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पास बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो समझ लीजिए वक्रता केंद्र है, वस्तु हमारी यहाँ पास अब रहेगी। समझ लीजिए ए और बी हमारी वस्तु है। अब इसमें दो नियम लगाएंगे, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजार देंगे प्रकाश को, तो ये कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरे नियम हम लगाएंगे, इसका उल्टा लगा दें, उल्टा वाला नियम, यानी कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण गई, अब कहाँ से जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसमें देखिए दो नियम लगाए दिए, पहला जो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरा नियम कौन सा है कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए यहाँ पास हमारी प्रकाश की किरण मिल रही है तो यहीं पास हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब हमारा बन गया। तो देखिए इसकी स्थिति कहाँ पास बना हुआ है, तो हमारा वक्रता केंद्र पर ही बना हुआ है, तो यहाँ पास हम लिखे कि स्थिति पर वक्रता केंद्र, स्थिति कहाँ पास है प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पास है, वक्रता केंद्र पर। प्रकृति कैसी है, वास्तविक या आभासी, तो हमारी वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक है, वास्तविक, ठीक है। आकार कैसा है, वस्तु से उल्टा है और वस्तु के बराबर है, देखिए वो यानी कि उल्टा और बराबर, ठीक है, वस्तु क्या है, बराबर है। अब देखते हैं कि चौथा नंबर क्या है, जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच पर वस्तु हो, यानी कि यहाँ पास सी और एफ के बीच पर हो, तो यहाँ पास हम कोई वस्तु रख देते हैं, मान लीजिए ए और बी हमारी वस्तु है। इसमें भी दो नियम लगाएंगे, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजार देंगे जो एफ से होकर जाएगी, ठीक है, और दूसरा नियम कौन सा लगाएंगे, इसी का उल्टा लगा देंगे, यानी कि जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये मुख्य अक्ष के हमारी कहाँ पास हो गई, समांतर हो गई।
तो हम स्केल से नहीं लिए हैं, नहीं, प्रतिबिंब लगभग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पर यहाँ पास बनता। तो समझ लीजिए यहाँ पास हमारा प्रतिबिंब बना है, ए डैश और बी डैश। तो आप समझ कर नाप कर बनाइएगा सही से चित्र, तो एकदम फिट बनेगा। तो देखिए स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ये कहाँ पास प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच पर प्राप्त होता है, यानी कि सी और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है, अनंत के बीच। प्राकृतिक कैसी है, वास्तव में मिल रही है, तो वास्तविक है। आकार कैसा है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा, ठीक है। अब चौथी स्थिति देखते हैं। चौथी स्थिति क्या है, मुख्य फोकस पर, यानी कि जब हमारा वस्तु हमारा यहाँ पास हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पास बनेगा, देखते हैं। देखिए इसमें भी हम दो नियम लगाएंगे। समझ लीजिए, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से ही होकर चली जाएगी। समझ लीजिए ये हमारी प्रकाश की किरण चली गई। एक समझ लीजिए वक्रता केंद्र से भेजिए, तो वक्रता केंद्र से कैसे भेजेंगे, वक्रता केंद्र के सामने भेजिए। समझ लीजिए यहाँ पास गई, तो वक्रता केंद्र से जो होकर जाती है वो कहाँ से होकर जाती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। समझ लीजिए ये गई और फिर उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। तो हम समझ रहे हैं कि ये अनंत पर कहीं पास मिल जाएगी, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पास बनेगा, अनंत पर बनेगा, मगर मिल जाएगी तो वास्तविक बनेगा। तो स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अनंत, और प्राकृतिक कैसी हो जाएगी, वास्तविक, यानी कि आगे चलकर ये मिल जाएगी वास्तविक। आकार कैसा है, उल्टा ही बनेगा, इसलिए कि नीचे मिलेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा। और प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, वस्तु से बड़ा ही होगा, तो यानी कि बड़ा। अब छठवीं स्थिति देखते हैं। ये लास्ट स्थिति है और ये बहुत पूछा जाता है, इसको समझ लीजिएगा नीक से। देखिए जब वस्तु, ये क्या है, हमारा ध्रुव है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच पर रखा जाए। तो समझ लीजिए यहाँ पास हम वस्तु को रख दिए हैं। अब इससे हम दो किरण निकालेंगे, एक तो सी से निकालेंगे, एक यप से निकालेंगे। यप से कैसे जाएगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये हमारी कहाँ से होकर जाएगी, यप से होकर जाएगी, ठीक है। और जब वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो इसके सामने ही हम गुजार दें। समझ लीजिए ये गई, जब वक्रता केंद्र के सामने जाती है तो उसी मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। अगर हमको देखिए, अब ये किरण क्या हो रही है, हल्का हल्का फैल रही है, तो ये इस तरफ नहीं मिलेगी। अगर इसको हम मिलाना चाहेंगे तो समझ लीजिए इसको हल्का पीछे लेंगे तो पीछे जा कर के कहीं पास मिल जाएगी। समझ लीजिए यहाँ पास मिल गया, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पास बना, यहाँ पास बना हमारा प्रतिबिंब। अब देखें तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, कहाँ पास है, दर्पण के पीछे। तो हम लिख सकते हैं स्थिति में दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे, सॉरी ये पीछे है, पीछे। प्राकृति कैसी है, देखिए वास्तव में नहीं मिल रही है, तो ये इसकी प्राकृति हमारी आभासी हो जाएगी, आभासी, ठीक है। आकार कैसा है, उल्टा नहीं, ये सीधा है, ठीक है। कैसा है, सीधा है। यही एक स्थिति है जिसमें हमारा अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, जब हमारी वस्तु कहाँ पास रखी जाती है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच पर। सीधा और सीधा है। और कैसा है, उल्टा है कि अरे ये हमारा क्या हो गया, बड़ा है या कि छोटा है, तो वस्तु से हमारा क्या है, बड़ा। तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा हम जितने प्रतिबिंब बनते थे पूरे देख लिए। अब देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए हम उत्तल दर्पण द्वारा जितने प्रतिबिंब बनते थे सभी को देख लिए, लगभग 6 यानी कि 6 प्रतिबिंब बनते हैं, 6 को यानी कि हम देख लिए हैं। अब देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में हम चाहे जिस स्थिति पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा या फोकस तल पर बनेगा, यानी कि इस तरफ नहीं बनेगा, या फोकस तल पर बनेगा, या ध्रुव और फोकस के बीच पर बनेगा। देखिए बना करके देखते हैं। समझ लीजिए हमारी जो वस्तु है उसको यहाँ पास रख दे,
अनंत यानी कि अनंत और मुख्य फोकस के बीच पर समझ लीजिए। ए और बी इसका नामकरण कर दिए। अब क्या करेंगे, इसमें दो नियम लगाएंगे। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो ये कहाँ से जाएगी, ये क्या हो जाती है कि उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है तो ये मुख्य फोकस से क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि समझ लीजिए मुख्य फोकस से ये आती हुई प्रतीत होती है। ये चित्र बन गया। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें ये वाला नियम लगा दिए, पहला नियम हो गया। अब एक और इसमें नियम लगाएंगे जिसको हम कहाँ पास भेजेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र की ओर भेजेंगे। अब वक्रता केंद्र की ओर भेजते हैं, इस कल का प्रयोग करते हैं। समझ लीजिए यहाँ से हम वक्रता केंद्र की ओर भेजेंगे तो जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो क्या होगी, वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। समझ लीजिए इसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ये देखिए हमारा चित्र बन गया। अब कहाँ पास प्रकाश की किरण मिली, तो यहाँ पास हमारी किरण प्रकाश की मिल रही है। तो इसकी स्थिति देखेंगे तो प्रकाश की जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए ये उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तव में नहीं मिल रही है, ठीक है, और वस्तु से छोटा बन रही है। स्थिति देखेंगे तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बन रही है, या मुख्य फोकस पे ही कह सकते हैं। तो हम कहेंगे इसकी स्थिति कहाँ पास है, एफ और पी के बीच पर है। आकृति कैसी है, आकृति इसकी वास्तविक है या आभासी है, तो वास्तव में नहीं मिल रही, आभासी है, तो ये क्या हो जाएगा, आभासी, ठीक है। और आकार कैसा है, वस्तु से छोटा और सीधा, यानी कि हम कह सकते हैं सीधा और छोटा। तो एक प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और आकार हो गया। तो आज हम समझे हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। तीनों नियम को हम समझ चुके हैं। और उत्तल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 6 प्रतिबिंब बनते हैं। 6 प्रतिबिंब को हम समझ लिए हैं। और देखे हैं उत्तल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनता है। ये हम चित्र को आपको हम समझा दिए हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए, इसलिए कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ी हुई है।